Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 164 तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 164 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 164 पार्ट 6 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है और चैप्टर 2 बेसिकली द एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। और देखिए, यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 164 टॉक अबाउट अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। आर्टिकल 164 में मिनिस्टर्स के संबंध में अन्य प्रावधान यानी प्रोविजंस पर चर्चा की गई है। बेसिकली आप आसान शब्दों में कहें तो यहाँ पर यह बात की गई है कि मिनिस्टर्स होते हैं, आपको पता है, केंद्र में भी और स्टेट में भी। तो स्टेट के मिनिस्टर्स के बारे में यहाँ पर प्रोविजंस प्रावधान क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। मिनिस्टर्स के बारे में पर्टिकुलरली बताया गया है कि मिनिस्टर्स के प्रावधान क्या, उसके पावर्स होंगे, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और ये मिनिस्टर्स कौन हो सकते हैं? हो सकता है स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर हो या फिर कोई और मिनिस्टर हो स्टेट का, तो फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है स्टेट का। तो स्टेट के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 164 क्लॉज फर्स्ट, the chief minister shall be appointed by the governor and the other ministers shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister, and the ministers shall hold office during the pleasure of the governor, provided that in the states of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha there shall be a minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the scheduled castes एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ एनी अदर वर्क। देखिए, किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा की जाएगी और अन्य मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा चीफ मिनिस्टर्स की सलाह पर की जा सकती है और मिनिस्टर्स गवर्नर की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे। देखिए, कोई भी अगर स्टेट का मुख्यमंत्री चुना जाता है, चुनते तो हैं जनता, लेकिन उसे अपॉइंटमेंट या शपथ कौन दिलवाएगा? तो वो कौन दिलवाएगा? वो गवर्नर होगा। स्टेट का जो भी गवर्नर होगा वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा और जितने भी मिनिस्टर्स चुने जाएंगे उनको कौन अपॉइंटमेंट करेगा? उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उनका भी अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर। और जो मुख्यमंत्री होगा, जो भी स्टेट का मुख्यमंत्री होता है, वो चीफ मिनिस्टर जो भी होता है स्टेट का, वो गवर्नर की इच्छा तक पद पर धारण रहेगा। अब अपॉइंटमेंट जैसे गवर्नर ने करवाया है, तो जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक वह पद पर धारण रहेगा। ठीक है, वैसे तो वोट के द्वारा चुना जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि उसके इच्छा अनुसार। देखिए, अपॉइंट तो करवाया गवर्नर ने ना, चाहे भले ही चीफ मिनिस्टर को जनता ने चुना हो, लेकिन जिसने अपॉइंटमेंट करवाया है उसी के इच्छा तक पद पर धारण रहेगा। मान लीजिए कि चीफ मिनिस्टर को हटाना है, किसी भी कारणवश हटाया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर हटाया जाता है तो किसको चीफ मिनिस्टर हटेगा, तो उसका जो हटाने का अगर हम मानेंगे तो वो किसका प्लेजर हो, मतलब कि कौन हटाएगा? तो गवर्नर हटाएगा। ठीक है, तो गवर्नर ही अपॉइंट कर सकता है और हटा भी सकता है। देखिए, चीफ मिनिस्टर चुन के आया तो गवर्नर ने अपॉइंट कर दिया, और चीफ मिनिस्टर को हटाए जाने के लिए बात की गई तो गवर्नर का फाइनल डिसीजन दिया गया कि गवर्नर ने उसे हटा दिया। तो गवर्नर क्या है कि एक तरीके से वह कह सकते हैं कि बस एक कार्यवाही करता है जो कि पहले ही से हो चुकी हो। जैसे चुन तो लिया गया चीफ मिनिस्टर को, लेकिन दोबारा उसे अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करता है। उसी तरीके से हटाने का डिसीजन बना लिया गया है, लेकिन उसे हटाएगा कौन? तो गवर्नर हटाएगा। तो ये सिंपल था, ऐसे समझ सकते हैं इसे। देखिए, लेकिन बिहार राज्य,
मध्य प्रदेश और उड़ीसा में आदिवासी कल्याण यानी इनिशियल वेलफेयर बिहार राज्य है। देखिए यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि बिहार राज्य में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में आदिवासी कल्याण यानी ट्राइबल वेलफेयर का प्रभारी मिनिस्टर होगा, जो इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के कल्याण या किसी अन्य कार्य का प्रभारी हो सकता है। कुल मिलाकर ऐसा कहें तो देखिए, कुछ जो सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, जैसे ट्राइबल होते हैं, ट्राइबल्स वो आदिवासी होती हैं, उनका कोई ना जाति है ना धर्म है, कुछ भी नहीं है, तो उनके कल्याण के लिए भी एक मिनिस्टर रखा जाता है। जो मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, उसके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो ऐसे मिनिस्टर को भी नियुक्त किया जाता है जो इन तबकों के लिए कार्य करे। आर्टिकल 164 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ए, the total number of ministers including the chief minister in the council of ministers in a state shall not exceed 15% of the total number of members of the legislative assembly of that state, provided that the number of ministers including the chief ministers in a state shall not be less than 12, provided further that where the total number of ministers including the chief ministers in the council of ministers in any state at the commencement of this constitution 91st Amendment Act 2003 exceeds the said 15% or the number specified in the first provision, so as the case may be, then the total number of ministers in that state shall be brought in conformity with the provisions of this clause within 6 months from such date as the President may by public notification appoint. किसी राज्य में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर सहित मिनिस्टर की कुल संख्या उस राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। देखिए, आपको भी पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे हम केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मिला के जो है उनकी संख्या, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधानसभा जो होता है स्टेट का, उनकी कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था, कोई भी जो पार्टी होती थी जब जीत के आती थी, चुनाव जीत कर आती थी विधानसभा में, तो वो कितने भी मिनिस्टर्स बना देती थी। अब मिनिस्टर्स के क्या होते हैं, कुछ खर्चे भी होते हैं, उनको बंगला दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है, ये सब दिया जाता है, कुछ फैसिलिटी दी जाती हैं। तो इतने खर्चे ना हो, इसलिए मिनिस्टर्स की एक संख्या लिमिटेड कर दी गई कि भैया इतने ही मिनिस्टर बनेंगे, इससे ज़्यादा आप मिनिस्टर नहीं बना सकते। अब हर बात के लिए मिनिस्टर बना देंगे तो उनके खर्चे कौन हैंडल करेगा? खर्चे तो सरकारी, ये कह सकते हैं कि जो हम टैक्स देते हैं उसी से उनका खर्चा चलता है। तो इतने मिनिस्टर्स ना बना करके 15% मिनिस्टर बनाने का प्रावधान किया गया कि कुल संख्या जो भी होगा विधानसभा का, उसमें जितने भी सदन के सदस्य होंगे, तो उसमें जो भी 15% होगा उतने ही मिनिस्टर बनाए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाए जाएंगे। देखिए, लेकिन यहाँ पर एक और बात कह दी गई, किसी भी राज्य में चीफ मिनिस्टर सहित मिनिस्टर्स की संख्या 12 से कम नहीं होगी। अब देखिए, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि संसद के सदस्यों की संख्या है किसी स्टेट में 20, 15% तो बहुत कम हो जाएगा, तो मिनिस्टर्स की संख्या कम हो जाएगी। अब पर्टिकुलर कुछ मेजर चीज़ें हैं जिसमें मिनिस्टर बनाना ज़रूरी है, तो कम से कम 12 मिनिस्टर तो होने ही चाहिए किसी भी स्टेट में, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सदस्यता कितनी भी हो, लेकिन 12 से कम नहीं होगी। मिनिस्टर 12 होने चाहिए किसी भी स्टेट की बात करें तो। यहाँ एक और बात कह दी गई है, देखिए क्लॉज फर्स्ट एक में किसी भी बात के होते हुए जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के प्रारंभ में किसी राज्य में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में चीफ मिनिस्टर सहित मिनिस्टर्स की कुल संख्या बताए गए 15% से अधिक हो, या फर्स्ट क्लॉज में दिए गए संख्या जैसा भी मामला हो, तो
उस राज्य में मिनिस्टर्स की कुल संख्या को उस तारीख से 6 महीने के भीतर इस क्लॉज के प्रावधानों के अनुरूप लाया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकता है। ऐसे समझ में नहीं आया होगा, इस थर्ड पैरा को मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री आया, ठीक है, चुनकर आया, कोई पार्टी आई। अब उस पार्टी ने गलती से या फिर जानबूझकर ऐसा कर दिया कि 15% से अधिक मिनिस्टर नियुक्त कर दिए। मतलब जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या है उस कुल संख्या का 15% से अधिक मिनिस्टर बना दिए, या फिर 12 से कम मिनिस्टर बना दिए गए। तो ऐसे केस में क्या होगा, जिस तारीख को मिनिस्टर बना दिए गए उस तारीख से 6 महीने के भीतर जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अनुरूप इसे लाया जाएगा और वही चीज़ें की जाएंगी जो आर्टिकल 164 के क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए में लिखा गया है, उसके अनुरूप लाया जाएगा। और यह सब राष्ट्रपति 6 महीने के भीतर कर सकता है और 6 महीने के भीतर एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर सकता है और इसको एक मतलब कि आर्टिकल फर्स्ट ए के तहत, आर्टिकल मतलब क्लॉज फर्स्ट ए के तहत ला सकता है कि 15% से अधिक मिनिस्टर ना हो और 12 से कम भी ना हो। आर्टिकल 164 क्लॉज सेकेंड, a member of legislative assembly of a state or either house of legislature of a state having legislative council belonging to any political party who is disqualified for being a member of that house under paragraph 2 of the 10th schedule shall also be disqualified to be appointed as a minister under clause first for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire or where he contests any election to the legislative assembly of a state or either house of the legislature of a state having legislative council as the case may be before the expiry of such period till the date on which he is declared elected whichever is earlier। किसी राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले राज्य के लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का सदस्य जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, जो 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 2 के तहत उस हाउस का सदस्य होने के लिए अयोग्य है, 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 2 के तहत, ठीक है, उसे भी अपनी अयोग्यता की तारीख से शुरू होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी टर्म ऑफ ऑफिस समाप्त होगी या जहां वह ऐसी ड्यूरेशन की समाप्ति के बाद यथास्थिति किसी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए या लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले किसी राज्य की लेजिस्लेचर के किसी सदन के लिए कोई इलेक्शन लड़ता है, इस तारीख तक जब वह इलेक्टेड डिक्लेयर्ड किया जाता है, इनमें से जो भी पहले हो उस अवधि के दौरान क्लॉज फर्स्ट के अधीन मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किए जाने के लिए भी अयोग्य होगा। देखिए, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेते हैं कि एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। ए पार्टी जीत गई चुनाव में, स्टेट इलेक्शन में जीत गई ए पार्टी, और ए पार्टी के जो कुछ सदस्य थे, ठीक है, वो लालच में बी पार्टी में चले गए कि उन्हें मिनिस्टर बना दिया जाएगा। बी पार्टी ने कहा कि आपको हम मिनिस्टर बना देंगे, तो ए पार्टी के कुछ सदस्य बी पार्टी में चले गए। तो अब क्या हो गया कि उस पार्टी में, बी पार्टी के में सदन जीते हुए सदस्य ज़्यादा हो गए, तो बी पार्टी अब इलेक्शन जीत गई, लेकिन रियलिटी में तो जीती थी ए पार्टी, तो अब बी पार्टी जीत गई। तो यह कुछ गलत हो गया है ना। तो इस चीज़ को बंद करने के लिए क्या किया गया कि अब जो भी जीती हुई पार्टी को छोड़ता है, जो भी विधायक छोड़ता है जीती हुई पार्टी को, जो भी विधायक छोड़ता है चुनाव के रिजल्ट के बाद किसी भी पार्टी को अगर छोड़ दिया और दूसरी पार्टी में चला गया, तो उसे सदन का सदस्य ही नहीं माना जाएगा, उसे लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य ही नहीं माना जाएगा।
और वह सदस्य ही नहीं रहेगा तो मिनिस्टर कहाँ से रहेगा। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी ए पार्टी को छोड़कर जाता है, जीती हुई पार्टी को छोड़कर जाता है कोई सदस्य चुनाव के रिजल्ट के आने के बाद, तो बी पार्टी में उसे अगर मिनिस्टर बना भी दिया गया तो वो सदस्य ही नहीं रहेगा, तो वो ना ही मिनिस्टर्स रहेगा। तो अगर उसे दोबारा मिनिस्टर बनना है तो उसे उसी पार्टी से दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा जिस पार्टी में वो बी पार्टी में गया है, तो बी पार्टी से उसे चुनाव लड़ना होगा और वह जीत जाता है तो उसे मंत्री बना दिया जाएगा और मंत्री वह बना रहेगा, वरना वह सदस्य भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही था इसमें। और ऐसा अगर मान लीजिए कि अगर उसे फिर से जीतना है तो वह 5 साल के लिए दोबारा वेट कर सकता है चुनाव के लिए, फिर से जीत कर आ जाए तो वह मिनिस्टर बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। तो ऐसा इसमें कहा गया बस। आर्टिकल 164 क्लॉज सेकंड, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली जो है स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगी, ना कि एक पर्टिकुलर मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। पूरा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, यानी विधानसभा के लिए। आर्टिकल 164 क्लॉज थर्ड, before a minister enter upon his office, the governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the third schedule. किसी मिनिस्टर के ऑफिस में प्रवेश करने से पहले गवर्नर उसे थर्ड स्केड्यूल में इस पर्पस के लिए निर्धारित फॉर्म्स के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा। अरे ये कुछ ऐसे ही है जैसे आप मान लीजिए कोई आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी या फिर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं आपको साइन करना होता है। आप भले ही शपथ ना लेते हों, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मिनिस्टर्स को शपथ लेना पड़ता है अपने पद की, अपने ऑफिस के लिए। आप शपथ नहीं लेते लेकिन आप रिटर्न में तो शपथ देते हैं जब आप नई कंपनियाँ वगैरह ज्वाइन करते हैं। इसी तरीके से मिनिस्टर्स शपथ लेते हैं गोपनीयता की, सीक्रेसी की, और फॉर्म्स जो भी है उसके अनुसार शपथ लेते हैं थर्ड से स्केड्यूल में जो भी इस पर्पस के लिए फॉर्म दिए गए हैं। तो प्रवेश करने से पहले कौन ये शपथ दिलवाता है? गवर्नर दिलवाता है। आर्टिकल 164 क्लॉज फोर्थ, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be a minister. यदि कोई मिनिस्टर जो लगातार 6 महीने की किसी भी अवधि के लिए राज्य के लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, उस अवधि की समाप्ति पर मिनिस्टर नहीं रहेगा। आप कहें आसान शब्दों में तो यदि कोई 6 महीने तक कोई भी मिनिस्टर किसी भी सदस्य, कोई भी हाउस का सदस्य नहीं है स्टेट के अंदर, ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का, न ही लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो वह मिनिस्टर भी नहीं रहेगा 6 महीने के बाद। ठीक है, अगर 6 महीने तक ऐसा रहा तो। आर्टिकल 164 क्लॉज फिफ्थ, the salaries and allowances of ministers shall be such as the legislature of the state may from time to time by law determine, and until the legislature of the state so determines shall be as specified in the second schedule. स्टेट के मिनिस्टर्स की जो सैलरीज और अलाउंसेस ऐसे होंगे जिसे राज्य के लेजिस्लेचर, यानी राज्य के लेजिस्लेचर कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल समय समय पर निर्धारित कर सकता है, और जब तक राज्य का लेजिस्लेचर ऐसा निर्धारित नहीं करता है तब तक वे ऐसे रहेंगे जो सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं। अब सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं कि क्या सैलरीज और अलाउंसेस दिए जाएंगे मिनिस्टर्स को, तो उस अनुसार रहेंगे अगर कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता लेजिस्लेचर के द्वारा तो।
If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.